हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स नीट का हम सफर जगजोत सर हर बार की तरह आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर हूं यहां पे लेक्चर नंबर 1 लेके यकीन 5.0 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज चर्चा करेंगे क्या होता है मैग्नेटिज्म और मैटर। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने एक चैप्टर ऑलरेडी कवर किया है, ये उससे रिलेटेड ही है। ये जो चैप्टर है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं, यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में चर्चा की है, लास्ट चैप्टर में की है ना। हमने मैग्नेटिक फोर्स निकालने के बारे में चर्चा की है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस किया है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बार मैग्नेट से रिलेटेड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। एक बार मैग्नेट और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से आपको नजर आती है, इस पे आज चर्चा की जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। सो क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पर साथ में काफी न्यूमेरिकल्स भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो मजेदार सेशन होने वाला है, काफी कुछ सीखने वाले हो आज के सेशन से। सो उम्मीद यही है कि आप लोग अपनी नोटबुक जरूर निकाल के बैठें और क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दें जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट हो जाए। राइट। सो काफी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को लगेगा ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, उसी से रिलेटेड चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। तो ये तो एक रिकैप भी हो गया, एक सेशन ऐसा हो गया जिसमें आप लोगों को रिवीजन भी मिल जाएगा, जो चीजें पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं और कुछ आगे की बातें सीखने का मौका। ठीक है, सो शुरू करता हूं मैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। फटाफट मैं आपको बताता हूं आज सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे। हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहले मैं बार मैग्नेट बनाऊंगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखाऊंगा और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे बार मैग्नेट का, उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, उससे 2-4 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। शुरू करता हूं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट अगर आपने ध्यान से देखी हो, बार मैग्नेट क्या होता है, हम एक सिंपली बार बना देते हैं इस तरीके से, एक जैसे कि हम लोग यहां पे क्यूबॉइड टाइप कुछ बना देते हैं। ठीक है ना, क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, एक मैग्नेट होती है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बार मैग्नेट का नाम दे देते हैं इस तरीके की, ये मैग्नेट है। ठीक है, इसके अंदर दो पोल्स होते हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल, दो तरीके के पोल्स होते हैं इस पे। तो लेटस से मैंने क्या बोल दिया, इस साइड इसका जो पोल है वो नॉर्थ है, इस साइड जो पोल है वो कैसा है, साउथ पोल। दो तरीके के पोलैरिटी आपको नजर आ रही है, एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ। ठीक है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें कैसे पता चलता है किसके पास नॉर्थ है किसके पास साउथ है। यूजिंग अ कंपास निडल हम इसको पता भी लगा सकते हैं इसका कौन सा पोल नॉर्थ है साउथ है, या फिर हम इसको वर्टिकली हैंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरी बार मैग्नेट है, इसको एक धागे से हम बांध के लटका सकते हैं। अब जो जो पोल इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाए, जो डायरेक्शन वाले नॉर्थ की तरफ जाए, वो इसका नॉर्थ पोल होता है, और जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाए वो इसका साउथ पोल होता है। यानी कि इसको अगर एक धागे से बांध के मैं हवा में लटका दूं तो ये एक जगह जाके रुक जाएगा, है ना। अगर हम इसको धागे से ऐसे बांधे, ठीक है ना, हम अपनी ये बार मैग्नेट कंसीडर कर लेते हैं, लेटस से ये मेरी ऐसी बार मैग्नेट है, और इसको धागे से ऐसे टांग दें तो ये एक जगह जाके रुक जाएगा। इसका नॉर्थ पोल जहां के रुकेगा वो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा। जो अर्थ होती है, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह एक्चुअली बिहेव करती है। अर्थ मैग्नेटिज्म पहले हमारे सिलेबस में था बट अब नहीं आता, तो आपको थोड़ा सा इसमें इतना याद रखना है, इसका जो पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ जाके रुक जाए, एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं होता, उससे थोड़े से एंगल पे होता है, बट अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाके ये रुक जाता है। और जो दूसरा पोल है वो साउथ की तरफ जाके रुक जाता है, जो हम साउथ डायरेक्शन कहते हैं, उस तरफ जाके ये रुक जाता है। तो हमें पता चल जाता है एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, हम इस तरीके से भी इसके पोल्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं इसके मैग्नेटिक पोल्स के साथ साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी। हम लोगों ने क्लास 10 से ये चीजें पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। हम एक इमेजिनरी लाइन यहां बनाते हैं जो इसकी इंटेंसिटी को दिखाता है, हमें बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है। यानी कि कुछ इस तरीके से लाइनें होती हैं, हम इस तरीके से कुछ लाइंस बनाते हैं, इससे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई इस तरीके से लाइन बनाते हैं, यहां से ये हमेशा क्लोज्ड बनती है। इस तरीके से कुछ लाइंस दिखा सकते हो आप। ठीक है, अभी हम इसमें डायरेक्शन भी दिखाएंगे, अभी तो जस्ट मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में हम इसकी डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ये कैसे जा रही है। ओके,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ड्राइंग सबने एक एक बार की होगी पहले, जब हम क्लास 10th में आते हैं तो भी ये एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आती है, 12th में भी इन लाइंस को आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपको नजर आती हैं, ये इस तरीके से जा रही है ना। इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है नॉर्थ से साउथ। अगर हमने इसको नॉर्थ माना है और इसको साउथ पोल माना है ना, हमने इसको कंसीडर किया था नॉर्थ पोल और इसको कंसीडर किया था साउथ पोल। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, इसकी एक डायरेक्शन देख सकते हैं, वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन पता कैसे चलती है, मैंने आपको बताया था, एक निडल की हेल्प से आप पता लगा सकते हो, एक मैग्नेटिक निडल। क्योंकि हमें पता है एक मैग्नेट क्या करती है। अगर हम एक पतली सी निडल, जिसको कंपस निडल कहते हैं, एक मैग्नेटिक कंपस ले लेते हैं। मैग्नेटिक कंपस क्या होता है, क्या होता है मैग्नेटिक कंपास, इसके अंदर भी एक छोटी सी बार मैग्नेट टाइप की एक कंपास होता है। इसके ऊपर दो पोलैरिटीज आपको नजर आ जाएंगी, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना, साउथ और नॉर्थ, इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा एक कंपास निडल पे। तो अगर हम ध्यान से देखिए, हम इस कंपास निडल को क्या करते हैं, इसके साथ अलाइन करते हैं, इसके ऊपर रख के देखते हैं, उससे हमें इसकी डायरेक्शन पता चलती है। कैसे पता चलती है, एक बार इस पर चर्चा करते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, कंपास निडल को यहाँ हर जगह रखेंगे और कंपास निडल का जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी कंपास निडल का नॉर्थ है वो मैग्नेटिक लाइन में जाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसके अगर मैं ध्यान से देखूं, एक चीज और आप लोगों को यहां बना लेनी चाहिए, वो होते हैं इसके कलर। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ पे ना आप जनरली देखोगे कंपास निडल में रेड कलर कर दिया जाएगा, वहां लिखा नहीं होता नॉर्थ साउथ, तो अंडरस्टूड होता है जहां पे ये रेड निडल है, यानी कि रेड एंड है, ये इसका नॉर्थ पोल है। और जो ब्लू वाला एंड होता है वो क्या इंडिकेट करता है, इसका साउथ पोल। इस तरीके से आपको कंपास निडल देखी जा सकती है। इसमें नॉर्थ और साउथ के लिए कलर यूज किए जाते हैं। जो साउथ वाला पॉइंट होता है वो हमारा ब्लू कलर से होता है, नॉर्थ वाला रेड कलर से होता है। तो इसके ऊपर अगर आप कंपास निडल रखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, मैं दिखा सकता हूं यहाँ पे। कंपास निडल को आप जैसे रखोगे तो आपको नॉर्थ एंड इस डायरेक्शन में दिखेगा और साउथ एंड पिछली डायरेक्शन में दिखेगा। यानी कि एक्चुअली क्या होता है, जो नॉर्थ पोल है ना, ठीक है ना, जो नॉर्थ पोल है वो क्या करता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाता है। इसके ऊपर जहां भी आप कंपास निडल को रन कराएंगे वो इस तरीके से आपको नजर आएगी। अब आप देख सकते हो कंपास निडल का नॉर्थ पोल हमेशा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है। ये बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह है, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाता था, वैसे ये कंपास निडल अगर आप रखोगे ये हमेशा ऐसी रहेगी। और कंपास निडल एक टेंजेंट की तरह एक्ट करेगी। अगर आप ध्यान से देखो, इट इज लाइक एन टेंजेंट, ये एक टेंजेंट की तरह काम करेगी, यानी कि ये हमें डायरेक्शन बताएगी। मतलब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है तो कंपास निडल डालो और टेंजेंट एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन। और जो रेड वाला कलर है वो हमें बताता है कि कहाँ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। देखो रेड कलर ऐसे जा रहा है, यहां से लेके यहां जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे से ऐसे जा रही है। आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इस कंपास निडल को रख सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रखोगे और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपको कंपास निडल नजर आएगी और वो हमें डायरेक्शन दिखाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। अब आप देख सकते हो यहाँ जैसे मैंने डायरेक्शन बनाई है, इससे क्लियरली हमें इंडिकेट हो रहा है, हमें इंडिकेशन मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलते हुए इस डायरेक्शन में जा रही है। और कंपास निडल हमेशा इसके क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। जब भी आप कंपास निडल निकालेंगे, टेंजेंशियल का मतलब है इसको एक पॉइंट पे कट करती हुई जाएगी। तो यानी कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव्स इट्स डायरेक्शन। यानी कि हम ये पॉइंट याद रख सकते हैं, टेंजेंट जो भी है फील्ड लाइन पे, टेंजेंट एट फील्ड लाइंस, जो भी फील्ड लाइन पे टेंजेंट है, gives the direction of magnetic field, gives direction of field, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देगी। अच्छा, क्लोजनेस क्या देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्लोजनेस हमें बताएगी इसकी इंटेंसिटी। आप देख रहे हो बाहर इसकी डायरेक्शन ऐसे है और अंदर इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। अगर आप अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन देखोगे वो साउथ से नॉर्थ है, ठीक है ना, अंदर इसकी डायरेक्शन कैसी है, साउथ से नॉर्थ। और सबसे ज्यादा जो ग्रुपिंग हो रही है वो पोल्स के पास है, पोल्स के पास ये बहुत ज्यादा क्लोज है, यानी कि यहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर आप नियर द पोल्स देखेंगे, अगर आप पोल्स के आसपास देखेंगे इस रीजन में, तो आपको समझ में आएगा हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, यहां पे उसका फ्लक्स भी बहुत ज्यादा होगा। हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
आर क्लोजर, इसका मतलब यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहां पे क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर स्ट्रेंथ हियर, है ना, यहां पे ज्यादा, इधर यहाँ पे इस पोल पे देखो या इस पोल के आसपास देखो, तो पोल्स के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे, आप देख सकते हो लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द मैग्नेट स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, अवे फ्रॉम मैग्नेट, यहां पे क्या होती जाएगी आपकी स्ट्रेंथ, क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, जितना आप मैग्नेट से दूर जाओगे आपकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, राइट। इसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हो, ये हमेशा एक सर्कुलर लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, ये कभी भी ओपन फॉर्म में नहीं होती, ऑलवेज क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप मैं किसी इस लाइन को दिखाऊं ध्यान से, ये ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है और यहां पे कंप्लीट एक सर्कल बना रही है, ऑलवेज फॉर्म कंप्लीट लूप, कंप्लीट क्लोज्ड लूप। अगर हम ध्यान से देखें, एक लूप, खाली लूप भी कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं, आप क्लोज लूप भी लिख दोगे तो भी चलेगा, हमेशा एक क्लोज लूप जरूर बनाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं यहां पे कहीं पे भी आपको कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। और आप याद रख सकते हो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो मेरी फील्ड लाइंस हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे दो डायरेक्शन होंगी जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर वो इंटरसेक्ट करती, देयर मस्ट बी टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब अगर वो इंटरसेक्ट करती तो वहां दो डायरेक्शन होती जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप होती है, वो नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ की तरफ एंटर करती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होती है, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी कोई ब्रेकिंग पॉइंट आपको नजर नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस होगी, ठीक है ना। कंप्लीट क्लोज लूप यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, आपको कभी ऐसा ही नहीं नजर आएगा कि यहां तक फील्ड है फिर ब्रेक हो जाए, नो ब्रेकिंग, है ना, इस तरीके से आपको कोई ब्रेकिंग नहीं नजर आती, दे आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होती हैं, चाहे वो बार मैग्नेट की हो या किसी की भी हो। हमने तो यहां ड्रॉ बार मैग्नेट का करके दिखाया है, पर हर मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप बनाएंगी ही बनाएंगी। तो यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज को मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। पहला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इसको जरूर अंडरलाइन कर लें, यानी कि आप लोगों को यह पॉइंट याद होना चाहिए कि टेंजेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये डायरेक्शन बताता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे क्या कह रहा है, देयर आर क्लोज लाइन हुज डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड हमारी नॉर्थ से साउथ है और इनसाइड साउथ से नॉर्थ है, ये हमने ऑलरेडी यहां पे डिस्कस किया है, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ है। इसके बाद नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन कट ईच अदर, ये मैंने पहले बता दिया, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, क्राउडिंग का मतलब कितनी ज्यादा फील्ड लाइन क्लोज होंगी, पास पास है, अगर हमको ध्यान से देखा जाए ऐसे दिख रही है फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास पास है तो यहां स्ट्रांग होगी, अगर फील्ड लाइन ऐसे है तो हमारी कैसी होगी, वीक फील्ड होगी। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड कह सकते हो और इसको कह सकते हो वीक फील्ड, तो दोनों फील्ड्स अलग अलग तरीके से हैं, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, ठीक है ना। ये मेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यहां पे ये फ्लक्स बहुत ज्यादा देगी, ये पास पास है, और ये हमारी वीक फील्ड है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आनी चाहिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड जब भी बोले तो आपकी फील्ड लाइंस एक दूसरे के कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और उनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इक्वी स्पेस्ड, मतलब आप देख सकते हो यूनिफॉर्म फील्ड होंगी तो उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग होगी, फील्ड लाइन के बीच में स्पेसिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसी फील्ड लाइन को आप यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस कह सकते हो, क्लियर है।
सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो हमें पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ बार मैग्नेट, इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ना बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैलकुलेट करनी है। तरीका पता है क्या है? बहुत आसान। जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते थे, एक डाइपोल मोमेंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालते थे ना, उसकी एक्सियल पोजीशन पे, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बिल्कुल वैसा ही। तो क्यों ना एक बार उस फॉर्मूले को दोबारा से देख ले, एक बार रिकैप कर ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से हमें रिकैप मिल जाएगा और हम इसको रिलेट कर पाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई डाइपोल मोमेंट देख लेते थे, है ना, मान लेते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, और हम इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैलकुलेट करना चाहते थे, ठीक है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैलकुलेट करना चाहते थे। कहां पे कैलकुलेट कर सकते थे? इसकी एक्सियल, इक्वेटोरियल और किसी भी लोकेशन पे हम निकाल सकते थे। मान लो अगर हम ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं इसकी एक्सियल पोजीशन पे, मान लो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूं 2a, इसका जो मैग्नेटिक इसका जो डाइपोल मोमेंट है हम उसको बोलते थे 2a मल्टीप्लाई बाय q, है ना, यही होता था ना, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होती थी? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, यही होती थी ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, भूले तो नहीं हो? ठीक है, हम क्या करते थे, एक्सियल पोजीशन पे मान लो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस ले लेते थे, r डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैलकुलेट करते थे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है a, और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, फिर मैग्नेट से रिलेट करेंगे। तो यानी कि एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 2a टाइम्स q है, ठीक है ना, 2 टाइम्स a का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस है, ये हमने माना था, इंटू q ये होता था। और अब इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या फॉर्मूला होता था? एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था 2 टाइम्स k p वेक्टर और डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है क्यूब। ये कब कंसीडर किया जाता था? जब r बहुत ज्यादा छोटा होता है, किससे? इनके डिस्टेंस से, यानी कि a से बहुत ज्यादा छोटा होता था, तब हम कंसीडर करते थे। इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स p वेक्टर और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये हमारा एक्सियल पोजीशन पे होता था। ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे ही आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे एक्सियल पे निकाला है। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। इक्वेटोरियल पे क्या होता था, यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइपोल मोमेंट है। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसीडर कर लो, और यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहली बात हमने देखा था, डाइपोल मोमेंट मेरा लेफ्ट से राइट है, बट यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड आती थी, ठीक है ना। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग आती थी, यानी कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के पैरेलल आती थी, यहाँ पे एंटी पैरेलल आती थी। डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, याद आ रहा है? डाइपोल मोमेंट अगर राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगी। डाइपोल मोमेंट अगर लेफ्ट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? आधी। आधी का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये आएगा p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और एक नेगेटिव साइन आता था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है, बट मैग्नीट्यूड वाइज ये हाफ होता था इसका, है ना। ये देख रहे हो आप, एक्सियल का मैग्नीट्यूड इससे डबल है, पर ये जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस इसके सेंटर से यहां से लिया गया है, डाइपोल से जो डिस्टेंस है वो r लिया गया है, और r को अगेन a से बहुत छोटा एज्यूम किया गया है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब आते हैं मैग्नेट पे। इस चैप्टर में क्या होगा, अगर हम मैग्नेट की बात करें, यानी कि मैग्नेटिज्म में अगर हम डिस्कस करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मान लो हमें पता है। यहाँ पे हम पोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर में हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखेंगे, पर पहले देखते हैं अगर मैग्नेटिक मोमेंट गिवन हो तो क्या करें। अगर ऑलरेडी हमें मैग्नेटिक मोमेंट गिवन हो, ऑब्वियसली इसका भी मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो बिल्कुल इसकी तरह ही होगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई बार मैग्नेट पड़ी है, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, मान लेते हैं ये बार मैग्नेट पड़ी है, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, याद रखना। यानी कि साउथ एक नेगेटिव चार्ज की तरह और नॉर्थ हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इसका साउथ से नॉर्थ होता है मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर आपको इसकी एक्सियल लाइन पे, यानी कि यहाँ पे कहीं कैलकुलेट करनी है एट अ डिस्टेंस r,
तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे अब मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फर्क क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये क्या था 2, तो यहां भी 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नीचे आर क्यूब था तो यहां भी आर क्यूब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे 4 पाई है तो मैं नीचे 4 पाई भी लिख देता हूं, ठीक है ना। 2 4 पाई यहां तक सही है, यहां पे 2 4 पाई आर क्यूब। अब पी वेक्टर की जगह क्या आएगा, ये है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था पी, यहां पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आप किस सिंबल से लिखना चाहोगे, मैं ना यहां सिंबल चेंज कर रहा हूं, पहले हम म्यू से लिखते थे, अब मैं यहां पे जो सिंबल है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए कैपिटल एम यूज कर लेता हूं, ठीक है ना। या फिर और कोई सिंबल भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप सिंबल लेना चाहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए आप कर सकते हैं। तो यहां पे मैं पीएम करके लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, जो सिंबल आपको अच्छा लगे, ठीक है। कई बुक्स में इसको स्मॉल एम से भी लिखा गया है, कई बुक्स में इसको कैपिटल एम से भी लिखा गया है, कई बुक्स में इसको म्यू से भी लिख देते हैं। बट मैं म्यू क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि वो परमिएबिलिटी के लिए भी यूज होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं म्यू सिंबल यूज नहीं करना चाहता। तो हमें कोई नया सिंबल यहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा डाइपोल मोमेंट है इसके लिए आप कोई सिंबल यूज कर सकते हो। लेटर से चलो मैं इसके लिए कैपिटल एम ही यूज कर लेता हूँ, अभी कैपिटल एम यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। सो कैपिटल एम किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, ये है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था उसके लिए हमने म्यू सिंबल यूज किया था, बट अब मैं कैपिटल एम यूज कर रहा हूं। इसका मतलब समझना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि म्यू सिंबल मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए यूज होता है, इसलिए नहीं यूज कर रहा मैं उसको, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, यहां लिख देता हूं एम। अब यहां पे नीचे एप्सिलॉन नॉट है, तो आप एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करोगे किससे, 1 बाय म्यू नॉट से। ये रूल याद रखना, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलेज आते हैं और मैग्नेट के नहीं आते तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले से मैग्नेटिक का फॉर्मूला निकाल सकते हो। शर्त ये है जहां पे आपका डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक, उसको करना पड़ेगा मैग्नेटिक। तो डाइपोल मोमेंट आपका पी था, उससे हमने क्या कर दिया, मैं यहां रूल लिख देता हूं। रूल ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट से, अगर इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले से मैग्नेट की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैट से मैग्नेट की तरफ जाना चाहते हो, आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले पता है, मैग्नेट की नहीं पता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड से चेंज कर दो, जहां भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से चेंज कर दो, जहां भी आपका एप्सिलॉन नॉट है उसको म्यू नॉट से चेंज नहीं करना, याद रखना 1 बाय म्यू नॉट से चेंज करो। तो दोनों के फॉर्मूले से एक जैसे से नजर आएंगे, यानी कि यहां पे 2 बाय 4 पाई एज इट इज लिखा था, आर तो डिस्टेंस है उसको भी ऐसे लिखा था, पी की जगह रख दिया एम, और एप्सिलॉन नॉट की जगह, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 बाय म्यू नॉट लिख सकते हैं, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह हम 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह हम म्यू नॉट लिख सकते हैं, यानी कि यहां पे म्यू नॉट ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसकी एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। और अगर कोई बोले इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूले में माइनस एम वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, और यहां से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा। यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा सही आपको नजर आएगा, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले तक आने में ज्यादा मुश्किल होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। हम बस क्या करेंगे, ई की जगह बी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड, पी की जगह एम, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 बाय म्यू नॉट करेंगे, है ना। क्योंकि याद है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे तो कांस्टेंट आता था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेट में आता था म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना। तो फर्क है ना, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह 1 बाय म्यू नॉट, या फिर म्यू नॉट की जगह 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन एक्सियल लाइन। तो देखो अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कहां निकालनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एक्सियल लाइन पे, यानी कि यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, आप कैपिटल एम की वैल्यू ले लो, ये कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि बी निकालना है, कहां निकालना है, एक्सियल पोजीशन पे। क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स एम, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, इनटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और नीचे होता है हमारा आर क्यूब, यही फॉर्मूला था ना। एक्सियल पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखोगे
2m म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 टाइम्स m की जगह आ जाएगा 50 और म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10 की पावर -7 और आर क्यूब यानी कि ये डिस्टेंस इसका क्यूब 0.2 का क्यूब करना है ना। तो 0.2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8 और यहाँ पे पॉइंट लगा इसलिए 10 की पावर -3। दोबारा से देख लो, यहाँ 0.2 का क्यूब ही लिख देता हूं, फिर अगले स्टेप में कर देता हूं, ऊपर आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -7। देखो डेसिमल लगा है ना, तो 2 का क्यूब हो जाएगा नीचे 8 और डेसिमल है इसलिए 10 की पावर -1 का क्यूब हो जाएगा 10 की पावर -3। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर -4। 100 बाई 8 कितना होगा, आप 2 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा आपका 4 है ना, और फिर देखो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 12.5 इंटू 10 की पावर -4 या फिर 1.25 इंटू 10 की पावर -3। क्या यही आंसर आएगा? सिंपल है, बिल्कुल आसान है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कैसे किया इस कैलकुलेशन को? बहुत आसानी से किया। मैग्नेटिक मोमेंट की जगह उसकी वैल्यू डाली, आर की जगह उसकी वैल्यू डाली, 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई हम पहले से जानते हैं, 10 की पावर -7 होता है, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट। अगर हम बात करें किसी के बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही जैसे कि पहले देखते थे हम, कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट है उसका टॉर्क हम जानते हैं, ये फॉर्मूलेस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं। जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो सिंपली हम लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, जो टॉर्क होता है वो हमारा होता है m क्रॉस b। यहां पे क्या आएगा टॉर्क का फॉर्मूला, m क्रॉस b, दिस इज टॉर्क है ना। तो हम टॉर्क की अगर हम बात करें तो वो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से m क्रॉस b, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था p क्रॉस b, यहाँ पे ये होता है। और टॉर्क का जो फॉर्मूला आ जाएगा एक तरीके से आप इसको लिख सकते हो, इसके मैग्नीट्यूड को mb साइन थीटा, सिंपली इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा mb साइन थीटा। क्लियर है? ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। हमें पता है टॉर्क जीरो कब होगा, टॉर्क जीरो होगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 0 और 180 डिग्री पे टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा जब मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, है ना। और अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे हम लिख भी सकते हैं m वेक्टर पैरेलल टू, यहां पे m वेक्टर क्या है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या फिर एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहीं पे जो हमारा टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि m वेक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। और मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली mb। मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली हम mb से रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज दी मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा, थीटा की जो दो वैल्यू मिली है, यहाँ पे दो तरीके के इक्विलिब्रियम होंगे। आप इसको इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो क्योंकि टॉर्क जीरो है, इसलिए आप इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कह सकते हो। जब फोर्स जीरो होता है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, जब टॉर्क जीरो होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, टॉर्क जीरो होने पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क जीरो होना रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फोर्स जीरो होना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यहां क्या जीरो है, टॉर्क या फोर्स? डेफिनेटली टॉर्क जीरो है। क्या ये इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल। और इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, नाम बताओ। इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, नाम बताओ क्या होते हैं दो। एक होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल अनस्टेबल दो तरीके के इक्विलिब्रियम हमने पढ़े थे। इनमें से कौन से इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, एक इक्विलिब्रियम स्टेबल है, दूसरा अनस्टेबल है, दोनों इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जब यहां पे मेरा थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। अगर हम ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्कस कर सकते हैं। सो हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस पी डॉट ई की जगह अब हम क्या लिखेंगे, यहां मैग्नेटिक मोमेंट है ना, m डॉट पी, यहां पे क्या लिखेंगे,
माइनस एम डॉट बी। माइनस एम डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, इसके बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हो। ये मैक्सिमम कब होगी, यू मैक्स कितना होगा, यहां पे प्लस एम बी, ठीक है ना, जब थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसकी एनर्जी मिनिमम कब होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, माइनस एम बी। ये कब होगी, जब थीटा मेरा 0 डिग्री होगा, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यहां पे मिनिमम एनर्जी होना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि एनर्जी अपनी मिनिमम है। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें, हम यहां पे कह सकते हैं अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो गया तो बताओ क्या होगा। थीटा 90 डिग्री कर दो, बताओ क्या होगा। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जब थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो जहां मेरा टॉर्क है मैक्सिमम, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, मिनिमम नहीं है, 0 है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 नहीं है, वो नेगेटिव है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, दिस इज वेरी अनस्टेबल। ज्यादा एनर्जी होना स्टेबिलिटी नहीं होती है, यहां पे ज्यादा एनर्जी होना अनस्टेबिलिटी होती है। कम से कम एनर्जी चाहिए स्टेबल होने के लिए, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी। याद रहेगी ये बात, ठीक है। अब आप देख सकते हो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ये फॉर्मूलास पहले भी पढ़े थे, अब हम यहां पे या मैग्नेटिक मोमेंट में फिर से इन फॉर्मूलास को देख रहे हैं। यहां पे हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप बार मैग्नेट लो, कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट लो, यही रहेगा डेफिनेशन, ठीक है ना। आप लूप का भी मैग्नेटिक मोमेंट ले सकते हो, वहां फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, ठीक है। क्वेश्चन है यहां पे एजर्शन रीजन टाइप। अगर हम ध्यान से देखें यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां एजर्शन रीजन है। एजर्शन को अगर हम पढ़ें, एजर्शन में है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द बार मैग्नेट इज मैक्सिमम व्हेन फील्ड लाइन अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पे अगर फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है, क्या टॉर्क मैक्सिमम होता है, क्या होता है या नहीं। सोचो टॉर्क मैक्सिमम कब होता था, याद करो, जब थीटा 90 डिग्री होता था, वो इसके परपेंडिकुलर होती थी। तो ये तो सही कह रहा है। Torque on a bar magnet depends on the angle between applied magnetic field and magnetic dipole moment. ठीक है, तो यस डेफिनेटली ये इस पे डिपेंड करता है, पर कैसे करता है ये तो बताया ही नहीं उसने। देखो ये एजर्शन तो बिल्कुल सही है। एजर्शन हमें कह रहा है कि टॉर्क मैक्सिमम होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, एजर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन भी ठीक है कि टॉर्क डिपेंड करता है एंगल पे, पर कैसे करता है, एंगल बढ़ाने से बढ़ता है, एंगल घटाने से घटता है, ये तो इसने बताया ही नहीं। इसने और कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं। देखा जाए दोनों स्टेटमेंट सही है, टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है, टॉर्क मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, पर क्या इसका रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपको इसका रीजन पढ़ के ये समझ में आ गया कि टॉर्क 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, नहीं। अगर वो रीजन में एक्सप्लेन करता कि वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कहते। यानी कि यहां दोनों ही ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट जो अपना रीजन है ना, एजर्शन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। एजर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट इसका आंसर बी ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन कहां हुई। एक्सप्लेनेशन तो तब होती जब वो ये बोलता कि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है और कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे कर रहा है, बताता एक्चुअली साइन थीटा पे कर रहा है ना, ये बताता कि साइन थीटा पे कर रहा है, तब हम मानते। बट इसलिए इसको हम कहेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट दोनों ही है। A magnetized needle of magnetic moment 4.8 into 10 की power minus 2 is placed at 30 degree with the direction of uniform magnetic field. दे रखी है what is the torque acting on the needle. शांति से सोचो और बताओ क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइडेड है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए। पहले गिवन बताओ क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले ये क्या गिवन है, आप मुझे बताओ ये क्या गिवन है, सोचो इसके बारे में। मैग्नेटाइज निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सर हमें एम वेक्टर दे दिया, इसके साथ साथ हमें थीटा दे दिया, किसके बीच का एंगल दिया, इट इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड ये है, हमें मैग्नेटिक फील्ड दे दी, एंगल दे दिया। तो क्या आप टॉर्क का फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एम बी साइन थीटा, क्या ये यूज करना चाहिए, क्या इसी फॉर्मूले की बात कर रहा है वो क्वेश्चन में, क्या इसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए कह रहा है। एम क्या है अपने पास 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, बी कितना है अपने पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2,
साइन थीटा कितना है अपने पास 30 डिग्री। जल्दी से देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4.8 इंटू 3 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, है ना। यानी कि मैं इसको पहले लिख देता हूं 4.8 इंटू 3 इंटू 1/2 और जो पावर है वो कितनी हो जाएगी -2 यानी कि -4 हो जाएगी। यहां से आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो 2.4 आ जाएगा। 2.4 इंटू 3 7.2 हो जाएगा यानी कि 7.2 इंटू 10 की पावर -4 और न्यूटन मीटर, जो भी इसकी यूनिट आप देख रहे हो वही होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। A bar magnet is placed in the position of a stable equilibrium। एक बार मैग्नेट को हमने यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहले मुझे बताओ। ये पहली लाइन से हमने क्या समझा, बार मैग्नेट को हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है। क्या आप मुझे एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो ये कितने एंगल पे पड़ा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। तो ये इनिशियली अगर हम ध्यान से देखें, पहले सर वो ऐसे पड़ा था, इनिशियल पोजीशन इसकी ऐसे है कि थीटा 0 डिग्री है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी, चलो मैग्नेटिक फील्ड दे दी हमें। नाउ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 180 डिग्री, देन द वर्क डन इज। ठीक है, अगर इसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन पूछ रहा है। ऑब्वियसली ऑप्शन में हर जगह आपको m मिल रहा है, तो m इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना। तो m का मतलब इसका क्वेश्चन में अगर दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया, तो m का मतलब इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। पहली बात, अब क्वेश्चन को पढ़ के हमें यह समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट से इतना क्लियर है कि इनिशियल एंगल कितना है, फाइनल एंगल कितना है, उसको रोटेट करा, फाइनल एंगल हमें यह पता चल गया। मतलब इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, या फिर फाइनल एंगल हमें दे दिया, ये फाइनल एंगल हो गया, ये इनिशियल एंगल हो गया। ठीक है, तो अब करें क्या, हमें तो यहां वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन कैसे निकालें? दिमाग लगाओ, सोचो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। इस केस में वर्क डन निकालने का तरीका क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा? पहले आप सोचो क्या आप फॉर्मूले तक पहुंच पा रहे हो, सभी सोचो क्या फॉर्मूले तक पहुंच पा रहे हो। फॉर्मूला स्ट्राइक करा आप लोगों को, फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो अगर हम बोलते हैं वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि यहां मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क डन करे, तो बात सही है कि यहां पे माइनस डेल्टा यू लिखना चाहिए। अगर मैं यहां माइनस डेल्टा यू लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ये बिल्कुल वो थ्योरम है जो वर्क एनर्जी में पढ़ाई जाती है, पर ये तब होता है अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स करे। बट अगर हम वर्क डन करें, एक्सटर्नल फोर्स करे, तो आपको सिर्फ डेल्टा यू लिखना होता है। यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम मैग्नेट को पलटे, मैग्नेट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैग्नेट अपना पलटेगी भी नहीं। कोई भी मैग्नेट अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो पलट के अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। अनस्टेबिलिटी दुनिया में कोई चाहेगा नहीं। आप चाहते हो कि आप अनस्टेबल हो जाओ? सोचो आप स्टेबल बैठे हो, एकदम संतुष्ट बैठे हो, जिंदगी में आराम है, ऐशो आराम, हा 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 मजा आ रहा है, ठीक है। और क्या आप चाहते हो कोई आपको अनस्टेबल कर दे, आपको बाहर जाना पड़े, धूप में मेहनत करनी पड़े, आपको पैसे कमाने पड़े हैं? नहीं चाहते ना, सच्ची नहीं चाहते ना। हाँ, तो दुनिया में कोई नहीं चाहता कि वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए, कोई भी नहीं चाहता। क्यों चाहेगा कोई, है ना, पागल थोड़े ना है। तो यहां पे भी मैग्नेट की अगर हम बात करें, वो क्यों चाहेगी? मैग्नेट आराम से पड़ी है, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आराम से वो पैरेलल है, ठीक है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, 0 डिग्री एंगल पे पड़ी है, आराम से पड़ी है। क्या दिक्कत है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, और ये मैग्नेट इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है राइट साइड और एक्सटर्नल फील्ड भी है राइट साइड, और मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि थीटा 0 डिग्री है, यही तो दिया अपने को। ये क्यों पलटेगी भाई, ये पलटना ही नहीं चाहेगी। आप इसको हल्का सा पलट के देखोगे तो ये वापस जरूर आ जाएगी, आप इसको थोड़ा सा नीचे घुमाओगे तो फिर वापस आ जाएगी, तो ये कभी भी पलटना नहीं चाहेगी, बिल्कुल नहीं चाहेगी ना। हाँ, तो इसको पलटने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा और इसको घुमा के उल्टा करना पड़ेगा, हमें घुमाना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़े ना जाएगी ये, हमें घुमाना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। हम वर्क कर रहे हैं इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आया, अगर ये अपना आप घूम रही होती तो यहाँ नेगेटिव साइन आता, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा, मुझे घुमाना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। चलो जी, इतनी मैंने कहानी आपको समझाई, पर अब आपकी बारी, अब आपकी बारी, आप भी तो कुछ करो। आप बताओ मुझे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलो बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जल्दी बताओ।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, याद है ना? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये यूज करेंगे, है ना? ये और ये दो फॉर्मूला यूज होंगे, ठीक है? एक तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा, दूसरा ये वाला फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो इसकी जगह डाल दें, फाइनल क्या हो जाएगा? अगर मैं ध्यान से देखूं, माइनस एम बी, फाइनल एंगल है 180 डिग्री, ठीक है? अब ये फॉर्मूले वाला माइनस साइन देखो, ये रहा माइनस साइन, यहां लिख दिया, और इनिशियली क्या हो जाएगा? माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, यानी कि यहां से आ जाएगा माइनस एम बी इंटू -1 माइनस माइनस प्लस और एम बी, यानी कि यहां से आ जाएगा 2mb। 2mb कैसे आ गया भाई? यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना? यानी कि प्लस mb यानी कि 2mb। देखो यहाँ माइनस साइन था, cos 180 डिग्री -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे माइनस माइनस साइन कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, mb प्लस mb। यहाँ पे भी माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2mb। अरे भाई सीधी सी बात है, पहले इसकी एनर्जी माइनस mb थी, प्लस mb ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? पहले माइनस mb थी और प्लस mb तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 2mb। माइनस mb से प्लस mb तक जाना चाहते हैं, अरे पहले 0 से माइनस mb पीछे हुआ करते थे, अब 0 से प्लस mb आगे जाना चाहते हैं, तो 2mb वर्क डन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या आंसर आ जाएगा? 2mb। कोई मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। अच्छा, बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे? ठीक है ना, ये भी तो हमें आना चाहिए ना। हमने लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना तो सीख लिया, क्या फॉर्मूला होता था? किसी क्लोज्ड लूप का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता था? आई ए, है ना? आई इंटू ए, आई ए ऐसे याद रख लो, ठीक है ना? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, आई ए ऐसे करके याद रख लो, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, बात याद रहेगी। नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाए तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, नहीं आइए सॉरी NIA ऐसे बोलना, ठीक है ना? अगर आपको लूप की बात बोले तो IA, अगर n नंबर ऑफ लूप्स की बोले NIA, n से बस मल्टीप्लाई करते हैं। बट अब लूप थोड़े ना है, अब क्या है? अब क्या है? बार मैग्नेट है। अब लूप थोड़े ना है सर, अब क्या है? अब तो बार मैग्नेट है सर। इसका भी कुछ होता है क्या? अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है ना, बिल्कुल चार्जेस की तरह। चार्जेस में क्या होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ जाओ, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें, सर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही रिलेट करते हैं, बिल्कुल करो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जानते हैं एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, तो सर इनके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस मैं d ले लेता हूं, तो कितना होगा इसका? जल्दी बोलो, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? अगर आप 2a ले लोगे तो भी लिख सकते हो, d ले लोगे तो भी लिख दोगे, फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस आप 2a लो, d लो, जो लेना चाहो लो। कितना होता था बोलो? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाता था। कई बार हम लोग d की जगह 2a लिख देते थे, तो फिर हम इसको ऐसे लिख देते थे 2aq, अरे यही है भाई। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें, कहां से कहां होती थी? याद करो याद करो याद करो याद करो, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। जो बोल रहा है गड़बड़ कर रहा है भाई, गड़बड़ ना करो। नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव। याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक की दुनिया में ऐसा होता था, ऐसा होता था ना। अब अगर हम मैग्नेट की बात करें तो कैसा होगा? मैग्नेट में कैसा होगा? अब हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं, और कैसी मैग्नेट की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बार मैग्नेट की। कैसी मैग्नेट की? बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट की बात चल रही है, अब छोटी मोटी मैग्नेट नहीं है, बार मैग्नेट है। चलो जी, बार मैग्नेट में क्या करें सर? कुछ अलग है क्या? यहां पे आप याद रखो, साउथ पोल नॉर्थ पोल। साउथ पोल ना बिल्कुल नेगेटिव चार्ज की तरह, डिट्टो बाय गॉड, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। यहां तो चलो चार्ज वगैरह होते थे जिसको आप कूलम्स में लिखते थे, पर सर यहां क्या होता है? यहां पे हम इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? यहाँ चार्जेस नहीं होते, इसको क्या नाम देते हैं? पोल स्ट्रेंथ। ये बिल्कुल मैग्नेटिक चार्ज की तरह है, जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, जिसको कूलम में मेजर करते थे, ऐसे ही यहां पे भी एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे हम, पोल स्ट्रेंथ। ये नेगेटिव चार्ज की तरह है तो इसकी -m लिख दी मैंने, और ये पॉजिटिव चार्ज की तरह है तो इसकी स्ट्रेंथ लिख दी +m। समझ रहे हो? यानी कि आप ऐसे समझो कि जैसे यहां पे -q +q चार्ज पड़ा है ना, वैसे ही जहां आपको साउथ पोल नजर आ रहा है, यहां पे भी एक चार्ज पड़ा है। ये कैसा चार्ज है? ये सर मैग्नेटिक चार्ज है। कैसा चार्ज है? मैग्नेटिक चार्ज है। मैग्नेटिक चार्ज कैसा चार्ज? मतलब मैग्नेट की टर्म्स में भी हमने कुछ चार्ज बना दिया समझने के लिए। वैसे रियलिटी में मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई चीज होती नहीं है।
एनसीईआरटी पढ़ना जरा ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है। ये सिर्फ दिमाग का खेल है, समझने के लिए हमने बनाई है, क्वांटिटी वैसे होती नहीं है, पर अब अपने को बोल देना चाहिए, चलो है। और इसको पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको? प्यार से हम बुलाया करते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो जहां साउथ पोल है वहां की पोल स्ट्रेंथ कैसी है, जल्दी से बताओ। साउथ पोल पे पोल स्ट्रेंथ कैसी है? नेगेटिव है। नॉर्थ पोल पे पोल स्ट्रेंथ कैसी है? पॉजिटिव है। यहां पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, यहां पे नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। साउथ पे नेगेटिव, नॉर्थ पे पॉजिटिव। साउथ एस नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। कैसी पोल स्ट्रेंथ होगी? नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होगी। ये इक्वल एंड अपोजिट ही, जैसे वहां चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते थे ना भैया, माइनस क्यू और प्लस क्यू, वैसे ही यहाँ पे। ऐसा मत कहना कि सर ऐसा है क्या, साउथ पोल ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है और नॉर्थ पोल कम वाला है, या नॉर्थ की स्ट्रेंथ ज्यादा हो साउथ की कम हो। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होगी, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, जैसे डाइपोल में होता है, ठीक है ना। तो साउथ पोल को नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल को अपन बोलेंगे क्या? पॉजिटिव, क्या? पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अभी मैं इसकी यूनिट भी निकलवा दूंगा आपसे, आप खुद ही बता दोगे मुझे। इतने होशियार तो बच्चे यहाँ मेरे बैच में वैसे ही बहुत हैं, है ना। अपन किसी से कम है के? ठीक है, कर लेते हो ना इतना तो, चलो मुझे पता कर लेते हो। चलो अब इनके बीच में कोई डिस्टेंस भी होगा, बहुत ध्यान से समझे ये बात, बहुत ध्यान से समझे। वैसे इसकी जरूरत हमें एग्जाम में शायद ना ही पड़े तो अच्छी बात है। अब जो मैग्नेट की एक लेंथ होती है ना, इसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो मैग्नेट की जो लेंथ है, लंबाई है, जनरली इसको बोलते हैं एल। ये हम कहलाती है, ये कहती है ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट, जो ज्योमेट्री ने दी है, जो मैथ्स ने दी है इसको, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ज्योमेट्री से आई है, स्केल से मेजर की है सर जी अभी हमने, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल लेंथ है यहां से लेके यहां तक। पर जो अपने पोल्स होते हैं ना, वो एग्जैक्टली कॉर्नर पे नहीं होते, वो थोड़े से अंदर होते हैं। यानी कि जो पोल्स है ना, वो बिल्कुल कोने पे नहीं है, किनारे पे नहीं है, किनारे से थोड़ा अंदर है। डर लग रहा होगा कि गिर ना जाए कहीं बाहर, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ऐसे गिरने का डर नहीं है। बट रियलिटी में जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि पोल्स एकदम किनारे पे नहीं बैठे होते, किनारे से थोड़ा अंदर, ठीक है ना। ए मिस्टर अंदर जाओ, ठीक है, ये थोड़े से अंदर होते हैं, ये वाले भी थोड़े से अंदर होते हैं। जो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा अलग है। दोनों पोल्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, यहां पे हम इसको LM कह देंगे और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलेंगे भैया? मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलेंगे? बोलो मेरे साथ, घर पे बैठे हो ना, बोलते रहो, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ। फर्क क्या है ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में? सर जी ज्योमेट्रिकल लेंथ का मतलब है जो हमें बार मैग्नेट दिया है उसकी लंबाई, अरे बार मैग्नेट की लंबाई, अरे बार मैग्नेट की लेंथ, अरे ज्योमेट्रिकल लेंथ। और सर फिर ये मैग्नेटिक लेंथ क्या है? मैग्नेटिक लेंथ दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है। कौन ज्यादा होगा आपके हिसाब से? चलो बताओ, ये तो बच्चों वाला सवाल पूछ लिया मैंने, क्या ज्यादा है, ज्योमेट्रिकल लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ? देख के बता दोगे, बच्चा बता देगा, है ना, कोई भी बता देगा, बच्चे ही है सर हम, है ना, यही सोच रहे हो, बता दो फिर कौन ज्यादा है। अरे देख के पता चल रहा है सर ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ी है, मैग्नेटिक लेंथ छोटी है, कोई बात है सर? अंदर है ना, पोल्स कम डिस्टेंस पे, ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यादा है। रियलिटी में जो मेरी मैग्नेटिक लेंथ होती है ना, ये होती है 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है ना। जो भी मेरी ज्योमेट्रिकल लेंथ है उससे ये थोड़ी सी छोटी होती है, अप्रोक्सीमेटली ना हम इसको 0.84 L कह देते हैं, ठीक है। अब पता है क्या है, जब तक सवाल में ये दोनों बातें ना बोले, मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ की बात ना करें, तब तक हम इन दोनों को सेम मान लेते हैं। सवालों में तो ध्यान ही नहीं देते, जब क्वेश्चन आते हैं ना वो बोलता ही नहीं है, और नहीं बोलता ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक लेंथ के बारे में, तो चुप रहना है, चुप, किसी को नहीं बताना, ठीक है ना, किसी को नहीं बताना भैया अलग अलग है, काहे कैलकुलेशन में फंसे। हम ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं जब तक सवाल में दिया ना जाए। हाँ अगर सवाल में वो आपको बोले तो फिर आपको ये 0.84 L लेनी है। मान लो आपको बोले 1 मीटर की मैग्नेट है और बताओ पोल्स अंदर है, अब बताओ आपकी मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी, तो फिर वो 0.84 L होगी। अब आता है सर डाइपोल मोमेंट कितना होगा? सर काम की पटरी पकड़ते हैं, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। चलो जी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, काम की पटरी पकड़ो, ये बताओ ये कितना आएगा, कितना आएगा? आपको क्या लगता है कितना आएगा? यहां कितना आता था? यहां आता था सर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहां कितना आएगा? यहां कितना आएगा? लगा दिया आपने अपना
बड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया आपने, यहाँ क्या आना चाहिए? अरे आप बता दो, मैं नहीं बताता, चलो आप बताओ यहाँ क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? अरे सर यहाँ पे आपने तो बोला था ये चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, दिस इज लाइक मैग्नेटिक चार्ज। जैसे ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये है मैग्नेटिक चार्ज। जब सर वहां चार्ज इनटू डिस्टेंस किया था तो यहां भी तो यही करेंगे, मैग्नेटिक चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी कि पोल स्ट्रेंथ, है ना? यानी कि सर जी यहां पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पोल स्ट्रेंथ, या फिर इसी को मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय कौन सी लेंथ? आपको क्या लगता है कौन सी लेंथ लेनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल या फिर मैग्नेटिक? ऑब्वियसली मैग्नेटिक सर, जो हमारे चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है वही लेते हैं ना, है ना? यानी कि ओ हाँ, यानी कि इनटू मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक लेंथ करना चाहिए, ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक लेंथ कर देना चाहिए, ठीक है ना? बट मैंने आपको बताया जब तक सवाल में देना, तब तक टेंशन लेना, ठीक है ना? तब तक टेंशन मत लो जब तक सवाल में ना दिया जाए ये बात। वो बोले ना ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक लेंथ, ऐसी कोई शब्द इस्तेमाल ही ना करे। वो जनरली सवालों में ना बोल देता है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। क्या होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ? वो ऑब्वियसली कौन सी लेंथ है? मैग्नेटिक लेंथ। क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ये है, तो आप उसको मैग्नेटिक लेंथ ही लोगे, है ना? तो आप इसको याद भी रखना, मैग्नेटिक लेंथ का मतलब ही होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, पोल्स के बीच का, ओहो एक सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, पोल्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? क्या आ जाएगा, चलो बताओ क्या आ जाएगा? पोल स्ट्रेंथ की जगह अपन क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे m मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और लेंथ कितनी है हमारी? lm, जो भी है हमारी, मैं अभी lm लिख देता हूं, ये है ना मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है ना? ये जो नीचे वाला m है ना वो सबस्क्रिप्ट में है भैया, ये देखो ये m है, ये l है, और ये छोटू सा इसके कदमों में पड़ा हुआ छोटा सा m है जो सबस्क्रिप्ट दिखाता है, ठीक है ना? ये m, ये lm, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है? अब मुझे बता सकते हो इसकी यूनिट, बता सकते हो m की यूनिट? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? m की SI यूनिट बहुत मुश्किल है, अरे नहीं निकल पाएगी भाई, अरे बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं निकल पाएगी सर? हमें पता है इसकी यूनिट होती थी, m की यूनिट होती थी, कैपिटल M की यूनिट क्या होती थी? एम्पियर मीटर स्क्वायर होती थी ना, है ना? m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, है ना? तो अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की SI यूनिट की बात कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? इसकी यूनिट क्या होती थी? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और इसको हमें लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे भाई स्मॉल m क्या मेरा कैपिटल M डिवाइडेड बाई LM नहीं है? है ना? है या नहीं है बताओ, है या नहीं है? है ना? समझ में आ रही है ना ये बात? अगर आप ध्यान से देखोगे डिवाइडेड बाय मीटर ही तो करना है, यानी कि यहां जाएगा एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है ना? एम्पियर मीटर, ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ की। इजी है, सब आसान है, मजेदार चल रहा है टॉपिक, एकदम धमाकेदार। हो जाए चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है ना? इसके आने चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो करना है मेरे साथ आप लोगों को, ठीक है? चलो जी, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि क्या दिया है पहले बताओ मुझे, क्या दिया? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक बताओगे नहीं। कमेंट्स भर जाने चाहिए, मैं बाद में देख लूंगा सेशन, कौन कमेंट कर रहा था कोई नहीं कर रहा था, जो इधर उधर की बातें कर रहा है। बहुत पिटाई होनी चाहिए, बहुत पिटाई होनी चाहिए, बातें नहीं, ध्यान स्क्रीन पे मैं बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात को, जवाब दो, ठीक है? क्या होगा बोलो फटाफट। अब आर मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या दिया है? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? सर कैपिटल एम ले लो, हैज अ पोल सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस, ये क्या है? मैग्नेटिक लेंथ, ये मैग्नेटिक लेंथ है ना, पोल के बीच का डिस्टेंस, हैज पोल्स सेपरेटेड बाय, उसके पोल्स के बीच की दूरी ये है। अरे भाई बहुत आसान हो गया सर, हमें निकालना है कैपिटल M डिवाइडेड बाई LM, क्योंकि हमें निकालनी है पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल M डिवाइडेड बाई LM। अरे सर ये तो हम ऐसे ही कर लेते, चुटकियों का खेल है ये तो सर, ऐसे कर ले, बच्चा बच्चा जवाब दे देगा, इसमें सर कुछ है ही नहीं। है क्या इसमें कुछ? है क्या इसमें कुछ? नहीं है सर। 20 एम्पियर मीटर, ठीक है? आसान, इजी, सरल आप लोगों के लिए ये सवाल, मजेदार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो। A thin bar magnet of length 12 is bent at the midpoint so that the angle between them is 60 degree. The new effective length of the magnet is, यहां पे बोल रहा है एक थिन बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ कितनी है? 12, यानी कि एक मैग्नेट है जिसकी लेंथ, ठीक है ना, हम 12 ले रहे हैं। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक लेंथ की बात ही नहीं कर रहा, तो हम इसी को मान के चलेंगे मैग्नेटिक लेंथ है,
ठीक है ना। तो मान लो ये ऐसे मेरी भी एस और एन, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 2L ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक लेंथ की हम बात ही नहीं कर रहे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इसी को हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब आर मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L इज बेंट एट द मिड पॉइंट सो दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इसको बेंड कर दो, इसको बेंड कर दो, अरे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, ठीक है ना। जानते हो वैसे भी आप मेरी पावर, मैं सन्नी देओल जैसा ही लग रहा हूं ना अभी, तो ऐसे ही मोड़ देता हूं मैं इसको, ठीक है। चलो मोड़ दिया इसको, चलो जी ये मोड़ दिया, ठीक है। ये लो जी, ये मोड़ दिया जी हमने, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। कितने एंगल पे मोड़ा, कुछ दिया है क्या, कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? पढ़ लो जरा ध्यान से, 60 डिग्री दी है, अपने मन से नहीं ले रहा हूं। कितने डिग्री पे लिया है? 60 डिग्री पे लिया है, यानी कि ये जो एंगल लिया आपने, कितना लिया? 60 डिग्री। यार मुझे बताना ये लेंथ और ये लेंथ कितनी होगी, मेरा मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ कितनी होगी। बिल्कुल सेंटर से मोड़ा बेटे, ऐसे मोड़ा, बिल्कुल बराबर तरीके से मोड़ा है मैंने, ठीक है ना। आराम से देखो ध्यान से, बताओ ये लेंथ और लेंथ कितनी होगी। टोटल 2L है तो सर ये L, ये L है ना, और आपको पता है ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, है ना, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। आपसे बोल रहा है नई लेंथ कितनी है। अच्छा, लेंथ का मतलब क्या है? मैग्नेटिक लेंथ, या लेंथ का मतलब है पोल्स के बीच का डिस्टेंस। पहले पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2L, है ना। अब ये देखो, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, दिख रहा है क्या? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब चश्मा लगाने का टाइम है, ठीक है। चश्मा लगा के देखो, बिल्कुल दिखेगा। ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, दिख रहा है ना? अब तो अच्छे से दिख रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस यही नहीं होगा, ये दूरी तो हो जाएगी। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। अरे नई वाली लेंथ, अरे L डैश, अरे सर यही है, क्या है? न्यू लेंथ। ओके, ये L, ये L, ये एंगल 60, तो ये भी 60, ये भी 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। मुझे कैसे पता तीनों 60 आएंगे? अरे भाई अगर ये 60 है और ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। और इसका मतलब है ये थीटा, थीटा, 60, तीनों को देखो, अगर एक एंगल 60 है और दो साइड बराबर है, अरे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, तीनों 60 होंगे। अरे यार सर, फिर तो आ गया ना। क्या आ गया सर? इसका डिस्टेंस आ गया ना। कितना आ गया सर? अगर ये L है, L है, L है, तीनों एंगल बराबर, तो तीनों साइड बराबर, यानी कि जो नई लेंथ है क्या वो भी मेरी L हो जाएगी? क्या नई लेंथ भी मेरी L हो जाएगी? पहले लेंथ 2L थी, अब लेंथ मेरी L हो जाएगी। अरे पहले इनके बीच का डिस्टेंस 2L था, अब इनके बीच का पास आ गए ना पोल। अरे मैंने इसको ऐसे मोड़ा तो पोल पास आ गए। पहले 2L के डिस्टेंस पे थे, पास आ गए। कितने पास आ गए? L डिस्टेंस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा L। आसान, बहुत आसान। जस्ट पोल के बीच का डिस्टेंस निकालना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये समझ में आना चाहिए तेरे को बच्चे, अच्छे से समझ में आना चाहिए ये बात। आगे बढ़ो। A bar magnet of dipole moment M is bent at midpoint by 90 degree। क्या बात कर दी। The net dipole moment of the magnet will be। अब आपसे क्या बोल रहा है? अब आपसे बोल रहा है अब डाइपोल मोमेंट कितना होगा, कैसे करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या आसान है, देख लेते हैं। पहले वो बोल रहा था एक बार मैग्नेट है जिसका डाइपोल मोमेंट m है, इसको बेंट कर दिया मिड पॉइंट से। चलो मैंने मान लिया जी अपनी ये मैग्नेट है, ठीक है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जी। यहाँ पे इसका -m होगा, मतलब साउथ पोल होगा, यहाँ पे +m होगा, तो मान लेते हैं नॉर्थ पोल होगा। तो भैया इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बता सकता है? अरे लेंथ भैया L, इसको, इसकी लेंथ को कितना मान लेते हैं? चलो हमें नहीं दे रखी ना, ले लेते हैं स्मॉल L ले लेते हैं, ठीक है ना। कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा बताओ, चलो जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। यही मैग्नेटिक लेंथ है और यही वो है, मतलब ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक लेंथ को अलग मत लो, जब तक दिया ना जाए एक जैसा ही मानो। चलो जी कितना होगा जल्दी से बोलो। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर जी m बोले तो यहां से m इंटू एल होगा, ठीक है ना, ठीक है। मुन्ना भाई नहीं चल रही है, m बोले तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की बात चल रही थी। m इज इक्वल्स टू एम एल, ठीक है ना। कैपिटल M इज इक्वल्स टू एम एल, ठीक है। कैपिटल M क्या है? नहीं पता ना अभी तक तुम्हें, क्या है कैपिटल M? बताना जरा कमेंट में। कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट है सर। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है सर। क्या यही आएगा फॉर्मूला? हाँ। अब इसको मोड़ दिया, कैसे मोड़ा बताओ, पढ़ के बताओ, क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा। फिर कहते हो ना कमेंट में सर क्वेश्चन नहीं होते हैं, पढ़ते ही नहीं हम, क्वेश्चन कैसे होंगे? पढ़ो क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताओ। आप क्या किया क्वेश्चन में? सर जी इसको ना बीच में से, सर जी बीच में से मोड़ के क्या बना दिया है, कैसा बना दिया है? इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है ना L, ऐसा बना दिया। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या दोनों को सेम समझ में आ रहा है? क्या तुम भी यही समझ रहे हो जो मैं समझ रहा हूं? क्या इसको ऐसा बना दिया है? L तो मेरे हिसाब से ऐसा ही दिखता है ना? ऐसा ही दिखता है ना? ओ हाँ सर जी, हम तो यही सोच रहे थे, है ना।
ये मान लेते हैं मेरा माइनस एम है, ये मान लेते हैं एम है, मतलब यहाँ पे वाला साउथ पोल चला गया और यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल चला गया। क्या तुम भी यही सोच रहे थे, या जो मैं सोच रहा हूँ या कुछ और सोच रहे थे? कुछ और तो नहीं सोच रहे थे? ठीक है, पढ़ाई के अलावा और कुछ मत सोचो बेटे, यही सोचो, ठीक है ना? ठीक है, समझ जाओ, ठीक है ना? पढ़ाई की बात करो, ठीक है ना? चलो यहां ध्यान दो, माइनस एम प्लस एम। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन निकाल पाएगा? कौन है इतना समझदार मेरी क्लासरूम में जो मुझे इसका डिस्टेंस बता पाएगा? चलो बताओ, क्या डिस्टेंस होगा? ये रहा माइनस एम, ये रहा प्लस एम। अच्छा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बता दो। चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूं। ये बताओ, अरे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? बता दोगे? अरे बीच में से मोड़ा है ना, बीच में से मोड़ा है तो एल बाई टू नहीं होगा? अरे यार ये तो बहुत आसान था सर, ये एल बाई टू, ये एल बाई टू है ना, और ये एंगल सर 90 डिग्री, क्योंकि हमने इसको 90 डिग्री पे मोड़ा है, एल बना दिया है। पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम बहुत आराम से देख सकते हो, ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, ये तीसरी साइड बता दो मुझे कितनी होगी। मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको एल बाई टू, क्योंकि ये भी एल बाई टू है, ये भी एल बाई टू है, रूट टू। अगर दोनों साइड ए होती तो ए रूट टू आ जाता। अरे भैया, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाए, मतलब जो परपेंडिकुलर है वो बेस है, अगर ये भी ए है ये भी ए है तो ये ए रूट टू आएगा। अगर ये एल बाई टू है, ये एल बाई टू है, तो एल बाई टू रूट टू आएगा। नहीं तो निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम करके देख लो। ठीक है, मैं तो इसको डायरेक्टली करूंगा, यानी कि सर जी जो लेंथ आ गई वो एल बाई रूट टू आ गई। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जल्दी से, जल्दी से, फटाफट जल्दी बताओ मुझे, नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? सर जी जो पोल स्ट्रेंथ होती है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन देम मल्टीप्लाई कर दो। पोल स्ट्रेंथ में क्या मल्टीप्लाई कर दे? इन दोनों के बीच की दूरी। क्या मैंने आपको दूरी बता दी इनके बीच में कितनी दूरी है? ठीक है ना? दूरी बोलो, इनकी नजदीकी बोलो, देखने का अपना अपना अंतर है ना? कोई कहेगा इतने दूर है, कोई कहेगा इतने नजदीक है, अपनी अपनी अप्रोच है। ठीक है, ये इतनी दूर बैठे हैं, कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं? एल बाई रूट टू पे। कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं? एल बाय रूट टू पे बैठे हैं। ठीक है ना? हाँ, तो सर पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हुई ना, वो तो अभी भी एम है, और डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? एल बाय रूट टू। जी हाँ, कैपिटल एम था एम एल, तो मैं क्या इसको नहीं लिख सकता? एम बाय रूट टू। हो गया, खत्म। ठीक है, डन, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो अगले सवाल पे आते हैं, चले आगे। आसान सवाल, कटिंग ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट को काटेंगे, ठीक है ना? इसका भी कटेगा, ठीक है ना? अपना तो कटा ही है सर, इसका भी काटते हैं, ठीक है? बार मैग्नेट को अब हम काटेंगे। कैसे काटेंगे? दो तरीके से काटेंगे। एक बार हम इसको परपेंडिकुलरली काटेंगे सेंटर से, और एक बार बीच में से, यानी कि हॉरिजॉन्टली काटेंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, दो तरीके से कट लगाएंगे। चलो देखते हैं, मजा आएगा जी सर, ठीक है ना? अलोंग द एक्सिस, पहला कट कहां लगाएंगे? हम इसको लगाएंगे अलोंग एक्सिस, ठीक है ना? एक्सिस के अलोंग कट लगाने से क्या होगा? ठीक है, बार मैग्नेट बना लेते हैं पहले, मजेदार सी प्यारी सी अपनी बार मैग्नेट। दिख रही है आपको? ये नजर आ रहा है? और मैं मान लेता हूं ये इसका साउथ पोल है ना? यहाँ पे कुछ पोल स्ट्रेंथ है मेरी, कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि यहाँ कौन सा पोल होगा? यहाँ पे कौन सा पोल होगा? साउथ। यहाँ कौन सा होगा? नॉर्थ। यहाँ पे होगा साउथ, और वहां पे कौन सा होगा? नॉर्थ। कैसे कट लगाना है? अलोंग द एक्सिस। एक्सिस जानते हो आप, ये होती है, तो इसी एक्सिस के अलोंग अपन इसको काट देगा, बीच में से बिल्कुल सिमेट्रिकली काट रहा है ना? बिल्कुल दो हिस्सों में कर रहा है इसको, ऐसे कट लगा दिया मैंने, ऐसे कट दिया है, काट दिया। ठीक है, क्या होगा सर काटने के बाद? काटने के बाद अपने को क्या नजर आएगा? काटने के बाद इसके दो हिस्से हो जाएंगे, बेचारे के दो हिस्से हो गए। चलो जी, दोनों हिस्से हम यहाँ बना देते हैं सर। काटने के बाद इसके दो अलग अलग हिस्से हो गए सर जी। एक हिस्सा हम ऊपर दिखा देते हैं, है ना, और एक हिस्सा नीचे दिखा देते हैं, ठीक है ना? एक हिस्सा ऊपर दिखा देते हैं, एक हिस्सा नीचे दिखा देते हैं। चलो अब मुझे एक पहली बात बताओ, आप लोग सोच समझ के ध्यान पूर्वक देखें और मुझे बताएं, क्या महसूस किया आपने? काटने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? कटा हुआ महसूस कर रहे हैं इसको, ठीक है ना? सर ये तो सीधी सी बात है, काट दिया तो कटा हुआ महसूस तो करेंगे ही। अच्छा, क्या हुआ? क्या इसकी लेंथ में कोई बदलाव हुआ? अरे पोल्स अभी भी रहेंगे, यानी कि अभी भी यहाँ साउथ पोल रहेगा, यहाँ साउथ पोल रहेगा, या नॉर्थ पोल रहेगा, या नॉर्थ पोल रहेगा, यानी कि काटने के बाद ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, धक्का मारेंगे, चल दूर जा, ठीक है ना? पहले साथ रहते थे, एक परिवार का हिस्सा थे, होता है ना परिवार में, थोड़ा सा दूर गए एक दूसरे से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। पर इसके साथ ऐसा ही होगा, आपने यहां से कट कर दिया, आपने बुनियाद हिला दी इसकी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, भागेंगे एक दूसरे से दूर। साउथ साउथ को करता है रिपल्शन, नॉर्थ नॉर्थ को भी करता है रिपल्शन, ये बात आप जानते हैं, जानते हैं ना?
लेंथ बदली क्या? लेंथ बदली क्या? नहीं। अगर मैं मैग्नेटिक लेंथ की बात करूं तो आप मुझे बताओ क्या हुआ। मैग्नेटिक लेंथ के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं, चेंज और नो चेंज, जल्दी बताओ, चेंज हुआ या नहीं हुआ? और मुझे आप बताओगे पोल स्ट्रेंथ में क्या हुआ? पोल स्ट्रेंथ के बारे में भी आपको बताना है। पोल स्ट्रेंथ में चेंज हुआ या नहीं हुआ? एक ही चीज होगी, जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट बताओ, क्या लगता है मैग्नेटिक लेंथ बदली क्या? देखो अभी भी साउथ पोल यहाँ है, नॉर्थ पोल यहाँ है, दोनों मैग्नेट्स के लिए। इसके लिए क्या इसमें लेंथ में कोई चेंज आया? अगर पहले ये लेंथ इसके बीच में कुछ थी एल, तो क्या अभी भी इसके बीच की जो लेंथ है वो है एल? क्या इसमें कोई चेंज आया? नहीं आया, यानी कि सर यहाँ पे तो नो चेंज। ठीक है ना, इस पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा अगर हम अलोंग द एक्सिस उसको काट रहे हैं। ठीक है, अच्छा दोनों केस में, दोनों मैग्नेट में, दो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, पर दोनों में मैग्नेटिक लेंथ नहीं बढ़ी, बट पोल स्ट्रेंथ आधी आधी हो जाएगी। भैया बंटवारा हो गया, आधा पोल स्ट्रेंथ ये ले जाएगा, आधा पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि अलोंग द पोल काटा आपने, ऐसे बीच में से काटा है ना, आधी पोल स्ट्रेंथ ऊपर वाला ले जाएगा, आधी नीचे वाला ले जाएगा, यानी कि ये चेंज हुई। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ चेंज होगी। और आप बीच में से काट रहे हो, है ना, आपने इसको कितने पार्ट्स में काटा है? दो हिस्सों में काटा है। आपने कितने कट लगाए हैं? एक सिंगल कट लगाया और कितने हिस्सों में बांट दिया? दो हिस्सों में बांट दिया है। इसलिए पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी यहां पे, अगर हम ध्यान से देखेंगे, हाफ हो जाएगी। यहां पे जैसा मैंने कट लगाया है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं एल डैश एल के बराबर ही है, नो चेंज, क्योंकि हमने बोला जो मेरी लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही, बट जो मेरी पोल स्ट्रेंथ है, यानी कि एम डैश, जो नई पोल स्ट्रेंथ है, ये मेरा न्यू है, ये मेरा ओल्ड है ना। तो जो मेरी पोल स्ट्रेंथ है वो अगर हम ध्यान से देखेंगे वो m/2 हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको काट दिया है बीच में से, वो हो गई है चेंज। तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कशन करें अगर हम ध्यान से देखें, हम बोल सकते हैं कि सर मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में क्या महसूस किया आप लोगों ने, बताओ। नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? नया m डैश, नया l डैश। तो m डैश की जगह आप लिखोगे m/2 और l डैश की जगह कितना लिखोगे आप? l, यानी कि ml/2। अगर हम ध्यान से देखें, पहले मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? पहले मैग्नेटिक मोमेंट था m/l। अब कितना हो गया? ml/2, यानी कि ये आधा हो गया, यानी कि ये आधा हो गया, मतलब दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी m/2 होगा, नीचे वाले का भी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी m/2 होगा। यानी मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हुआ है ना, कम हो गया है ना, हाफ हो गया, बिल्कुल m चेंज हो गया। आप देख सकते हो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया है? हाफ हो गया है, चेंज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है काटने की वजह से। आपने एक कट लगाया था तो मैग्नेटिक मोमेंट हर एक का, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट अब आधा है, इसका भी आधा है। इसका हमारा m था, अब m/2 में डिवाइड हो गया। कितने कट लगाया आपने? सिंगल कट लगाया, वन कट, सिंगल कट लगाया आपने, है ना, सिंगल कट, यानी कि एक कट लगाने से कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ? वो दो हिस्सों। एक कट लगाने में कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ? दो। दो बार काट दूं तो कितने हिस्सों में डिवाइड होगा आप जानते हो? अगर मैं दो कट लगा देता तो क्या होता? मान लो मैंने कहा भैया ये अपनी मैग्नेट है, ठीक है ना, ये अपनी बार मैग्नेट है, ये -m, ये +m। अगर मैं दो कट लगा दूं, इक्वल कट, है ना, मान लो एक ऐसे कट लगा दूं और ऐसे कट लगा दूं, कितने लगा दूं? दो कट लगा दूं, तो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा? 3 पीसेस में ये डिवाइड हो जाएगा। कितने पीसेस में डिवाइड हो जाएगा? 3 पीसेस में, है ना। और अगर मैं मान लेता हूं इनके बीच की जो लेंथ है वो है l, तो आप मुझे बता सकते हो ऐसे केस में क्या होगा? ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये अलोंग द एक्सिस कट करने पे है। अब मैंने दो कट लगा दिए इस तरीके से अलोंग द एक्सिस, मतलब पैरेलल टू द एक्सिस कह सकते हैं हम, ठीक है ना। जो भी कट लगाए हैं, अब अलोंग द एक्सिस की जगह मैं लिख देता हूं पैरेलल टू एक्सिस, जो भी एक्सिस है उसके पैरेलली हमने कट लगाए हैं, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्सिस कट लगाए हैं। अब ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, आप इसका कोई भी एक हिस्सा उठा लो, अगर आप इसका कोई भी हिस्सा उठा लो, इसको देख सकते हो ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से एक हिस्सा ऐसे दिखेगा, फिर दूसरा हिस्सा ऐसे दिखेगा, तीसरा हिस्सा ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना, ठीक है। ये मेरा साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका भी साउथ होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, नॉर्थ होगा। पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होती जाएगी, अब पोल स्ट्रेंथ -m/3 +m/3, है ना, -m/3,
और प्लस m/3 माइनस m/3 प्लस m/3। पीछे अगर हम ध्यान से देखें पोल स्ट्रेंथ में फर्क क्या पड़ा था, माइनस m/2 प्लस m/2 माइनस m/2 और प्लस m/2 हो गया था। ठीक है, पर अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऐसे हो जाएगा। आप किसी एक हिस्से को उठाओ तो आप क्या फील करोगे भैया, यहां पे आप फील करोगे जो मेरा m डैश है वो m/3 हो जाएगा, l डैश मेरा l ही है, नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट m/3 आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, नया वाला m/3। डायरेक्टली समझ में आ गया मैंने कैसे करा, निकालना चाहते हो तो पूरा कर लो भाई, बाद में मत कहना सर आपने डायरेक्ट लिख दिया। m डैश क्या हो जाएगा, m डैश l डैश यानी कि ये हो जाएगा मेरा ml/3 यानी कि m डैश मेरा आ जाएगा m/3। ठीक है, कितने कट लगाए, 2 कट लगाए, 2 कट लगाए तो m/3 आया, 1 कट लगाया तो m/2 आया, क्योंकि 1 कट लगाने से 2 हिस्से हुए थे, 2 कट लगाने से 3 हिस्से हुए। बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर सवाल ऐसा आ जाए समझ जाना, ठीक है ना, जनरल वाला सवाल, एकदम जनरल सवाल आपसे पूछे, ठीक है ना, एकदम जेंटलमैन टाइप आपसे जनरल सवाल पूछे, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूजन में गलती करते हैं। वो क्वेश्चन में बोलता है ऐसे ऐसे बोलता है, वो बोलता है n इक्वल कट्स लगा दिए हैं, n इक्वल कट्स लगा दिए हैं अलोंग या फिर पैरेलल टू एक्सिस, है ना, जो भी इसकी एक्सिस थी पैरेलल टू एक्सिस, इसने इतने सारे कट लगा दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए मैग्नेट के, इसने इतने सारे कट लगा दिए, है ना, ऐसे लगाया फिर ऐसे लगाया फिर ऐसे लगाया, करते 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 कितने कट्स लगा दिए, n कट्स। तो ये कितने हिस्सों में टूटेगा पहले तो ये सोचो, n कट लगाने पे ये n हिस्सों में नहीं टूटेगा, n+1 हिस्से में टूटेगा। जब एक कट लगाया था तो 1+1 2 हिस्सों में टूटा, जब 2 कट लगाए तो 2+1 3 हिस्सों में टूटा। अरे n कट लगाओगे तो, n कट लगाओगे तो इतने तो समझदार बच्चे यहां बैठे ही हैं, यानी कि सर यहाँ n+1 पीसेस में ब्रेक हो जाएगा सर, यहाँ पे n+1 पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं m डैश की बात करूं तो वो m/n आएगा या n+1 आएगा, n+1 आएगा। और अगर हम m डैश की बात करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, m/n+1। क्या यही जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, +1 क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है, अब इतना बार बार नहीं समझाऊंगा, ये बहुत आसान है। एक कट लगाया तो m/2 आया, m/1 नहीं आया था, 2 कट लगाने पे m/2 नहीं आया था, m/3 आया था, तो n कट लगाने पे कितना आएगा भाई, n कट लगाने पे कितना आएगा, कट की बात कर रहे हैं, हिस्से बता दे, n प्लस जितने हिस्से होते हैं यहां वो आता है। अगर वो क्वेश्चन में बोले उसके n हिस्से हो गए हैं, n पीसेस हो गए हैं तो यहाँ n आ जाता, अगर वो बोल रहा है n+1 पीसेस हो गए हैं तो यहाँ n+1 आएगा। जो कट होते हैं जितने कट लगाते हैं उससे ज्यादा हिस्से बनते हैं, एक कट लगाने पे 2 हिस्से, 2 कट लगाने पे 3 हिस्से, 3 कट लगाने पे 4, 4 लगाने पे 5, 5। ठीक है, आ गया ना समझ में, सर आ गया सर, ठीक है, ऐसे लगा सकते हो, बहुत आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसके हिस्से हिस्से कर सकते हो। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग कटिंग कर रहे हैं, कटिंग अब हम करेंगे परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब जो कट लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलरली हम कट लगाएंगे, ठीक है, अलोंग द इक्वेटोरियल भी लगा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो पहले सबसे सिंपल केस करते हैं, सबसे आसान वाला केस करते हैं, यानी कि मान लेते हैं ये अपनी मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया -m, यहाँ पे लिख दिया +m। तो मुझे कौन बताएगा ये कौन सा पोल है, डेफिनेटली साउथ पोल है सर। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है सर। अब क्या करें, अब इसको काट दो, मान लेते हैं मैं 2 हिस्सों में काट देता हूं, यानी कि मान लो मैंने ऐसे कट कर दिया, मान लो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ऐसे कट करने से हमें क्या नजर आएगा, ये हमें 2 हिस्सों में टूटता हुआ नजर आएगा, इसके हो जाएंगे हिस्से 2, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। पर याद रखना यहां साउथ है यहां नॉर्थ है, ये अपने को बदलेंगे नहीं, साउथ और नॉर्थ ऐसे ही रहेंगे। बट मैग्नेट मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि किसी भी मैग्नेट पे एक सिंगल पोल नहीं होता, दोनों होने चाहिए, यानी कि यहां पे भी नॉर्थ आ जाएगा और यहां पे भी साउथ हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, है ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये जुदा होके भी जुदा हो ना सके, ठीक है। पिछले वाले थोड़े से क्या कह सकते हैं, इनमें इतना प्यार मोहब्बत नहीं था, इनको जब आपने कट किया था तो ये जुदा हो गए थे, इनको जुदाई
फील हुई है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होगा। आप देख सकते हो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कटने के बाद इनका भी कट जाएगा, दोस्ती यारी सब खत्म। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनको आप जुदा करो तो सही, ये जुदा होके भी जुदा नहीं होंगे। आप काटोगे, यहाँ पे साउथ है या नॉर्थ है, तो यहाँ साउथ तो रहेगा, यहाँ नॉर्थ तो रहेगा, और यहाँ अपना आप ही नॉर्थ यहाँ साउथ आ जाएगा, ये फिर पास आ जाएंगे। अलग नहीं कर सकता इनको कोई, यूनिटी बहुत है। ठीक है ना। हाँ, अब हमने खींच के चलो अलग रख दिया, दोनों को काट दिया। अब बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ, वो नहीं बदली। यहाँ पे ये -m था और ये +m था, ये थोड़ा ना बदले, आपने बीच से कट किया तो यहाँ पे अपना आप ही +m आ जाएगा और यहाँ पे -m आ जाएगा। यानी कि पोल स्ट्रेंथ है ना m' वो चेंज नहीं हुई है, m' इज इक्वल्स टू m। तो जो मेरी पोल स्ट्रेंथ है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होगी। पोल स्ट्रेंथ में क्या है, नो चेंज, कोई चेंज, कोई बदलाव पोल स्ट्रेंथ में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेंथ की बात करें अगर, तो क्या होगा, यहां से यहां तक की लंबाई हमने मानी थी L, पर यहां से इसकी लंबाई हो गई है छोटी। लंबाई कितनी हो गई यहां से, L/2। समझ में आ रहा है। तो जो मेरा L' है वो L/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंथ है ना, यानी कि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक लेंथ है वो हो जाएगी हाफ। जो भी आपकी मैग्नेटिक लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो हमें दिख रही है यहाँ पे हाफ होती हुई, है ना। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m' इंटू एल। तो यहां से m' तो m ही है और ये L/2 है, यानी कि ये कैपिटल M/2, यानी कि यहां पे भी आपका हाफ ही हुआ। आप देख सकते हो यहां पे फर्क क्या है, यहां पे पोल स्ट्रेंथ में फर्क नहीं पड़ा, यहां पे लेंथ में फर्क पड़ा। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, लेंथ में फर्क नहीं पड़ा था, पोल स्ट्रेंथ में फर्क पड़ा था। यहां पे पोल स्ट्रेंथ सेम रहते हैं पर लेंथ बदल जाती है। अरे देखो, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ पे भी और लेंथ पे भी। अब दोनों में से कोई भी एक चीज आधी हो, मैग्नेटिक मोमेंट तो आधा हो ही जाएगा ना। ठीक है ना सर, फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। आप चाहे m को छोटा करो या l को छोटा करो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो सेम ही रहेगा। यानी कि m पे फर्क तो सेम ही रहेगा, पहले भी m/2 रहा और अब भी m/2 हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको बीच में से एक कट लगा दिया। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है ना, समझ सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर वो ऐसे अलोंग द एक्सिस कट कर दे तो ये m/2, ये भी m/2 है ना, ऐसे आप कह सकते हो। ओके, यहां पे भी आप कर सकते हो। अगर हम n इक्वल कट्स लगा दें, अब हम n इक्वल कट्स लगा दें परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जैसे उसमें किया था भाई, परपेंडिकुलर टू एक्सिस जैसे उसमें किया था वैसे ही इसमें कर दो। ठीक है, यहां पे n इक्वल कट्स लगा रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, इस तरीके से मेरी मैग्नेट है, ये मेरा -m है, ये मेरा +m है। ये कौन सा पोल हुआ, साउथ, ये कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ। कितने कट लगाए मैंने, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। n कट लगाए या n+1, n कट लगाए सर, ऐसे 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 करते 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 कितने कट्स लगा दिए आपने, n कट्स लगा दिए। तो कितने हिस्सों में टूट जाएगा ये, n कट्स लगाने पे, n कट्स लगाने पे सर ये n+1 हिस्सों में कट जाएगा, यानी कि टोटल n+1 पीसेस आपको मिल जाएंगे। यहां से लेके यहां तक n+1 पीसेस मिल जाएंगे। यानी कि सर अब जो हमारी लेंथ है ना वो कितनी हो जाएगी, जो नई लेंथ है L' वो हो जाएगी L/n+1। m' मेरा अभी भी m रहेगा, यानी कि सर यहां पे मेरा क्या होगा, ऐसे छोटी छोटी मैग्नेट्स टूट जाएंगी मेरी। ठीक है ना, पर यहां पे -m +m, -m +m, -m +m, ऐसा ही माहौल रहेगा। -m +m मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इस तरीके से अंदर होते हैं पोल। मैं ऊपर दिखा रहा हूं, लिखने की जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, ओके, इस तरीके से रहेगा। और जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा यहां से m' वो भी हो जाएगा m/n+1। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से देखो और फिर सॉल्व करो। इजी है ये सवाल, कर सकते हो। क्या बोल रहा है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे वो बोल रहा है a bar magnet of magnetic moment m1 is axially cut into two equal parts. If these two pieces are arranged perpendicular to each other, then the resultant magnetic moment is m2. Then the value of m1 and m2. वो कह रहा है एक बार मैग्नेट को हमने एक्सियली कट किया है दो पार्ट में। मान लेते हैं एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अपने को क्या दिया है m1,
ये मान लेते हैं साउथ पोल, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल। कैसे कट किया, जल्दी बताओ कैसे कट किया? यहाँ पे इसको इस तरीके से कट किया। कैसे कट किया? एक्सियली कट किया, इस तरीके से कट किया। अब वो बोल रहा है इफ दीज टू पीसेज आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज m2। यानी कि इन पहले दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लो, है ना, जो आपने कट किया है, और इनको परपेंडिकुलर रख लो। एक हिस्सा ऐसे है और दूसरे हिस्से को ऐसे रख दो, ठीक है। पर अब पहले मुझे जल्दी से बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? अगर इसको दो हिस्सों में कट कर दोगे तो पहले वाले हिस्से का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? m1/2। इसका भी कितना हो जाएगा? m1/2। यानी कि दोनों हिस्सों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m1/2 हो जाएगा, है ना। और उससे क्या होगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट तो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो एक मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है ऐसे, है ना, और एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो वेक्टर रिजल्टेंट क्या आएगा इन दोनों का? सोचो वेक्टर रिजल्टेंट क्या आएगा। यहां से अगर हम m नेट की बात करें, इसी को वो m2 कह रहा है, इसी को वो क्या कह रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट m2 बन गया है। वो क्या आ जाएगा? सिंपली अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर, है ना, यानी कि वो आ जाएगा m1√2। अरे दो वेक्टर जिनको आप ऐड कर रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, परपेंडिकुलर रखते हो तो क्या आता है? a प्लस a√2 आ जाता है। वैसे यहां से क्या आ जाएगा? m1√2, है ना। बट m1/√2 लिखेंगे, एक सेकेंड, क्योंकि यहां पे हमारा ये m1 नहीं है, m1/2 है, सॉरी, m1/2 का स्क्वायर प्लस m1/2 का स्क्वायर। यहाँ 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये m1 का नहीं है, ये m1/2 है, ये m1/2 है। आपने इसको दो हिस्सों में कट किया, ऊपर वाला हिस्सा m1/2, नीचे वाला भी m1/2, इसको परपेंडिकुलरली आपने रखा, तो यहां से m2 क्या हो जाएगा? m1/2 इंटू √2, यानी कि m1/√2, है ना। अब क्या होगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, आपसे बोल रहा है m1 रेशियो m2 निकालो, तो m1 रेशियो m2 कितना है मेरा? m1/√2, यानी कि ये √2 ऊपर चला जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा √2। ठीक है, यहां से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √2। दोबारा से समझते हैं, बीच से कट लगाया, ऊपर वाला हिस्सा m1/2 हो जाएगा, नीचे वाला भी m1/2, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट ये हो जाएगा। दोनों को परपेंडिकुलर रख लो, एक ऊपर एक नीचे, हो सकता है एक ऐसे और एक ऐसे नीचे हो, तो भी इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस R is wound up as a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle of side A, square of side A. The magnetic dipole moment of the coil in each cases. देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। यहाँ पे वो बोल रहा है करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ 12A है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। तो अगर मैं इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूँ, मेरी जो लेंथ थी वो 12A थी, इससे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊंगा और साइड कितनी रख रहा हूं मैं? A। ठीक है ना, इसकी साइड कितनी रख रहा हूं? A। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल साइड, टोटल इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 3 है, और कितनी लेंथ थी? 12 है। तो कितने टर्न्स आ जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं ध्यान से देखूं, कितने टर्न्स बन जाएंगे? 12 डिवाइडेड बाई एक ट्राइंगल में कितनी लेंथ चाहिए? 3 यानी कि 4 टर्न्स बन जाएंगे इसके। ठीक है ना, इसका पेरीमीटर 3 होगा तो 4 टर्न्स बन जाएंगे। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा किसका? ट्राइंगल का, है ना। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, म्यूटी लिख रहा हूं, ट्राइंगल का जो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना आ जाएगा? आप देख सकते हो वो होगा NIA, है ना, NI, और एरिया, और एरिया क्या होता है ट्राइंगल का आपको पता है ना। पहले यहां लिख देते हैं 4, करंट की जगह लिख देते हैं I। ठीक है ना, करंट मेरा कैपिटल I दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा n की जगह डाल देते हैं 4 इंटू आई। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का जानते हो? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, इसका जो बेस है वो कितना है? a, और जो इसकी ये हाइट होगी यहाँ से, ये कितना होगा? इसकी हाइट देख सकते हो ट्राइंगल की, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल है, इसकी हाइट हो जाएगी √3a/2। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ से √3a/2 कितना आ गया? यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आ जाएगा, देखो नीचे ये 2 से 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा √3a स्क्वायर I। ठीक है, √3a स्क्वायर I। नंबर ऑफ टर्न्स 4 थे और करंट I था, और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस, ये रहा बेस A, और हाइट ये हो गई। ट्राइंगल की हाइट निकाल लो कि बेटा ये A है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये हाइट होगी A sin 60। A sin 60, A sin 60 होता है √3/2, तो √3/2a। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पार्ट में, इसको किस में कन्वर्ट किया गया है? सेकंड पोर्शन में इसको कट किया गया है स्क्वायर ऑफ साइड ए।
तो स्क्वायर की जो साइड है ए, तो टोटल साइड कितनी हो गई इसकी 4a। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो आएंगे वो आ जाएंगे 12a डिवाइडेड बाई 4a। जैसे पहले आया था 12a डिवाइडेड बाई 3a, टोटल लेंथ को इसकी पेरीमीटर से डिवाइड किया था। यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, तो इसमें 3 टर्न्स आएंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो स्क्वायर वाले में आएगा वो भी यही आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू जो इसका एरिया है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे 3, करंट आई है और एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहां से √3a स्क्वायर आए और 3ia स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये लास्ट वाला ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। अ रेक्टेंगुलर लूप xy प्लेन of side 10 cm and 5 cm carries a current of 12 ampere as shown the torque on the loop। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पे अगर टॉर्क निकालना है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर आप देखो करंट ऐसे जा रहा है इसके अंदर, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप ध्यान से देखो नीचे की तरफ होगा। मैग्नेटिक मोमेंट है इसका नीचे की तरफ, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है। ऐसे केस में टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन 180 डिग्री अपने आप ही क्या हो जाएगा? 0। ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है ना। हमने देखा था अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल हो, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट को मैं कैपिटल एम से दिखा देता हूं। इस केस में जो मेरा टॉर्क होता है वो होता है 0। A magnetized wire of magnetic moment m is bent into a arc of circle subtended an angle 60 degrees at the center. The new magnetic moment, ठीक है। नए मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से हमें पता है पहले यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल होगा, यहाँ साउथ पोल होगा। अब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ आ जाएगा, यानी मुझे किसी भी तरीके से ये वाली लेंथ निकालनी। और ये लेंथ आराम से देख सकते हो। अगर आप देख सकते हो कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे? क्योंकि ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा लग रहा है। बट अगर आप ये दोनों एंगल निकालोगे, करके देख लो, अगर ये दोनों एंगल 2 थीटा प्लस 60 तीनों को ऐड करके 180 से डालोगे तो थीटा आपका अपना आप ही 60 डिग्री आएगा। यानी कि ये तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, यानी कि जो आपकी नई लेंथ है, न्यू लेंथ, वो आर के इक्वल हो जाएगी। पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले जो इसकी लेंथ थी, इसकी पहले वाली लेंथ को मैं मान लेता हूं कुछ कैपिटल एल, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूं, यही लेंथ किस में कन्वर्ट हो रही है? इस आर्क में, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? पहले मैग्नेटिक मोमेंट था जो भी इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहाँ प्लस एम है, यहाँ पे माइनस एम है, तो ये पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे इसमें, ठीक है ना। आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक आर्क में। ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री है, यानी कि π/3, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितना है आप देख सकते हो? r है। ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस है। तो आपको पता है यहाँ पे इसको हम आर्क बोलते हैं। तो आर्क क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क होती है r इंटू थीटा, यानी कि r इंटू π/3, ठीक है ना। ये मेरी क्या हो जाएगी? इसकी आर्क। तो जो इसकी आर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगी? r इंटू π/3, ठीक है। क्लियर है? और ये किसके इक्वल है? इसकी जो आर्क है वो इस लेंथ के बराबर है। ये आर्क किसके बराबर है? इसकी लेंथ के बराबर है, क्योंकि यही लेंथ, इसी को तो हमने आर्क में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहां से जो मेरा r आ जाएगा वो 3l/π आ जाएगा। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितनी? m इंटू नया लेंथ। नई लेंथ कितनी है इसकी? r। नई लेंथ कितनी है इसकी अगर हम ध्यान से देखेंगे? r, यानी कि m इंटू 3l/π, यानी कि 3/π इंटू ml, है ना। और ml क्या था मेरा? कैपिटल M, यानी कि 3/π इंटू कैपिटल M। यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, 3/π इंटू कैपिटल M। दोबारा समझते हैं। देखो भाई, ये L लेंथ है, इसको हमने आर्क की शेप दे दी, है ना। अब मुझे क्या करना है? इसका ना रेडियस निकाल लेना है, क्योंकि जो रेडियस होगा वही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। यानी कि जो नई मेरी मैग्नेटिक लेंथ है ना, वो रेडियस के बराबर है। बेटे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, मैंने ज्वाइन करके दिखाया ना आपको, एक ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा। पर अब रेडियस कैसे निकालें? क्योंकि मुझे पता है ये आर्क निकालने का तरीका क्या है। आर्क निकालने का तरीका है r थीटा, और आर्क ही मेरी ये वाली लेंथ है। इसी लेंथ को तो मैंने आर्क में कन्वर्ट किया है। तो L इज इक्वल्स टू r π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री।
तो यहां से आर आ जाएगा 3L/π, नया मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो बदली नहीं है, इनटू आर, तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। A magnet of magnetic moment m is rotated through 360 degree in a magnetic field, the work done। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया मैंने। वर्क डन निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हम लोगों को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और अगर आप ध्यान से देखोगे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, क्योंकि आप 360 डिग्री से रोटेट कर रहे हो तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम ही होगी, क्योंकि 360 का मतलब है वो सेम पोजीशन पे आ गया। अरे किसी को 360 डिग्री रोटेट करोगे तो वो वहीं आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर तो जीरो ही है और तो कुछ हो भी नहीं सकता। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी सेम है, 360 डिग्री से रोटेट करने का मतलब है कंप्लीट रेवोल्यूशन या कंप्लीट रोटेशन दे देना। If a bar magnet of magnetic moment m is freely suspended in a uniform magnetic field of strength b, the work done in rotating the magnet through an angle theta। यानी कि पहले क्या कह रहा है, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m, इज फ्रीली सस्पेंडेड। याद करो, अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो कैसे सस्पेंड होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। अगर आप किसी को फ्रीली, आपने कहा कि सर मैंने ना यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखी है, अगर इसको मैं फ्रीली रखूं तो ये कैसे रहेगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा पैरेलल रहेगी। अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो ऐसे रहेगी, यानी कि फ्रीली सस्पेंड वाले केस में थीटा अपना आप ही 0 डिग्री हो जाएगा। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब वो बार मैग्नेट अपना आप ही क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाएगा, साउथ पोल उससे अवे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि इनिशियल थीटा मेरा 0 हो गया। फाइनली वो क्या कह रहा है, इसको कितने एंगल पे रोटेट किया गया, थीटा पे। फाइनल एंगल यहाँ पे कुछ दिया गया जस्ट थीटा। फाइनल एंगल हमारा कितना दिया गया है, इनिशियल एंगल हमें पता है 0 डिग्री है, और फाइनल एंगल बस उसने क्वेश्चन में दे दिया है कि अपना थीटा है। तो आपको पता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी -mb cos 0 डिग्री, यानी कि -mb, और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी -mb cos थीटा। और वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो कितना है अपना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो गया, -mb cos थीटा। इनिशियल कितना हो गया मेरा, कितना हो गया इनिशियल, -mb, है ना। ठीक है ना, ये तो फॉर्मूले वाला साइन है, फाइनल माइनस इनिशियल वाला, है ना, क्योंकि मुझे ये फाइनल माइनस इनिशियल करना है, और यहाँ पे प्लस mb बन जाएगा, ये -mb cos थीटा प्लस mb, और mb यहां से आप अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये मेरा फॉर्मूला आ गया सिंपली। ठीक है, तो वर्क डन आ गया mb 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आज के लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, आज हम लोगों ने चीजों को समझा है। आज काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज आपने बार मैग्नेट का एक अच्छा फील लिया, बार मैग्नेट को कैसे कट कर सकते हैं, उससे मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कैसे निकाल सकते हैं इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे, वो फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करके दिखाया। आप लोगों को क्या करना है, घर पे जस्ट ट्राई टू सॉल्व डीपीपी को सॉल्व करना है, वहां से आपको अच्छी प्रैक्टिस करने को मिलेगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप ये कर सकते हो और मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 देख सकते हो, जितने हो जाए। ओके, इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक एडिशनल बुक है, अवेलेबल है। अगर आप लोगों को लगता है आपके पास बहुत टाइम बच रहा है और आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आप लोगों को लग रहा है कि भाई अब हमने मॉड्यूल्स लगा लिए हैं, डीपीपी सॉल्व हो रही है, और हम लोगों के पास टाइम बच रहा है, हमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, एक्स्ट्रा पढ़ना तो नहीं, बेसिकली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये परचेज कर सकते हैं, नीट रैंकर्स टेस्ट सीरीज 2024। इसमें आप लोगों को OMR शीट के साथ ये अवेलेबल होंगी। सो इट्स बेटर कि आप लोग इसको परचेज कर ले। इन केस अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से मिलूंगा बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मैं आप लोगों को कहूंगा अच्छे से चीजों को रिवाइज करके रखें, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, सी यू सून, बाय एवरीवन।